Yep, again, welcome back to the next lecture of electrochemistry, and this is obviously the lecture number 9. Lecture number 9 of our प्यारा सा chapter electrochemistry. Lecture number 9 अच्छे से लिख देते हैं. Electrochemistry. And yes, आज के सेशन की शुरुआत, आज की कारवा को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं भैया कि प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था. तो प्रीवियस क्लास जहां तक हमने छोड़ी थी भैया, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने दो तरह के एनालिसिस के बारे में पढ़ा था. एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है. क्वालिटेटिव में हमने माइग्रेशन का फिनोमेना पहले तो सीखा था, समझा था, फिर हमने दो माइग्रेशन ऑर्डर भी देखे थे, कैथोड और एनोड का. उसके साथ साथ हमने H2O का एक स्पेशल केस देखा था. फिर हमने माइग्रेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और हमने सीखा था कि भैया हम कैसे माइग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आज का जो सेशन है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन. और भाई ऑब्वियसली हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर लिया, तो आज का जो सेक्शन है, मैं आपको बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि एक सेशन क्वालिटेटिव पे, एक सेशन क्वांटिटेटिव पे. तो यस, अगेन दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. टॉपिक नोट डाउन कीजिए, शुरुआत करते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब सबसे पहली चीज भैया समझाओ तो सही कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है क्या. तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भैया, फैराडेज लॉ. उससे पहले समझो कि भैया इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम क्यों पड़ा. अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया, अभी तक हमने ये पढ़ा कि थोड़ा रिकॉल कर ले फटाफट से. तो भैया ये पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमें बनाना था, तो भैया हमने एक इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड को डिप किया था, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड था, एक कैथोड था. भैया जो एनोड था दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और जो कैथोड था दैट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. और अगर मैं बात करता हूँ सिंपल एक NaCl एक्वा सॉल्यूशन की, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस होंगे, और ये आयंस क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे. अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था, ये भी चीज समझ लो. सर्किट कंप्लीट करने के लिए बैटरी भी तो लगाई थी, एक्सटर्नल पावर सप्लाई. दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अच्छा, कल के लेक्चर में हमने चीज देख ली है कि आयंस क्या करते हैं सॉल्यूशन के, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार होता है तो उनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयंस जो होता है अपोजिट नेचर के आयंस अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं. हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया है. ठीक है. तो सिंपली जो Na प्लस है दैट विल गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स किधर, इसको क्या कहते हैं भैया, दैट इज योर कैथोड. और लेफ्ट साइड में भैया दैट इज योर एनोड. तो भैया सिंपली Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा, Na प्लस कैथोड की तरफ जाएगा. अब क्वांटिटेटिव नाम क्यों पड़ा भैया, ये सबसे पहली चीज समझो, फिर हम फराडे लॉ पे चलेंगे. क्वांटिटेटिव के अंदर फराडे लॉ की शुरुआत हम करेंगे, बट उससे पहले समझो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है. कि मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जो कैथोड है, ठीक है, और एनोड है, इन दोनों पे केमिकल रिएक्शंस होंगे. कौन कौन से भैया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. मतलब केमिकलेशन हो रहा है कैथोड एनोड पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सोचो, जिसके वजह से कैथोड और एनोड दोनों में रिएक्शन के होने के वजह से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा था. तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था वो तो हमने माइग्रेशन के अंदर निकाल लिया था. बट अब सवाल मेरा ये है कि मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मच मतलब भैया कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना. ओ, दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल कल का एग्जांपल लूं तो मैंने बोला था कि अगर H2SO4 आप कंसिडर लेंगे तो उसमें दो प्रोडक्ट हमें मिला था, एक तो H2O8 और एक मिला था H2 गैस. अब मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया एनोड पे H2O8 2 माइनस तो मिला, चलो ये ठीक है. कैथोड पे H2 गैस तो मिला, चलो ये ठीक है. बट मैं तुमसे पूछूं कि कितने अमाउंट में मिला, कितनी क्वांटिटी में मिला, तो भैया उसके लिए तो अभी तक हमने कोई एनालिसिस नहीं सीखी. हमने तो सिर्फ क्या सीखा अभी कि भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना हो तो माइग्रेशन करा के ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन लिखना हो तो भैया माइग्रेशन करा के रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. और उसके साथ क्या सीखा हमने, उसके साथ हमने भी प्रीवियस क्लास तक हमने ये सीखा है अभी तक कि भैया जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे कि भैया एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट है, भैया कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट है. ये इतना तक अभी हम बता सकते हैं. बट मेरा सवाल तुमसे ये है कि अब प्रोडक्ट तो चलो ठीक है तुमने बता दिया, बट मैं अगर तुमसे ये पूछने लगूं कि बताओ कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म एट एनोड एंड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म एट कैथोड. ओहो, लाला, गड़बड़ हुई. क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है. तो इसी चीज को टैकल करने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा,
क्वांटिटी को मेजर करेगा सिंपली कि कितने अमाउंट प्रोडक्ट बना, हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर, यानी कितने अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा गया। अब इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को फर्दर आगे कौन लेके आया, कौन इंट्रोड्यूस किया, तो भैया उनका सिंपल सा नाम था फराडे। नाम है फराडे का, मतलब फराडे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे लॉ रख दिया कि भैया मेरे दो लॉ हैं। तो आपको फराडे के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो लॉ को पढ़ना है, जो कि आज का सेशन ही है हमारा। ठीक है, खत्म कर देंगे आज हम फराडे लॉ को, क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि समझ भी आपको आ जाएगा कि कितने अमाउंट का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको अब चमक गया होगा कि यस सर, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सही नहीं आ रही क्या, ऐसा हो क्या? अब आ रहा है बच्चा? अब ऑडियो क्लियर आ रही है? शायद माइक्रोफोन वगैरह मेरा हिल गया होगा, इसलिए एक्सटर्नल नॉइज आ रहा होगा। ठीक है, तो समझ आया? पहले ये बताओ कि यस सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? क्लियर है? बोलो। सिंपल है, पहला स्लाइड, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम बढ़ेंगे टुवर्ड फराडे लॉ। बट क्या नीड है, क्यों क्वांटिटेटिव एनालिसिस आई, ये समझ आया बच्चा? ये बताओ पहले, बोलो। क्यों क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ आई, ये समझ आया? नाम क्यों क्वांटिटेटिव पढ़ा, समझ गए? भैया अब हम तुमसे पूछ रहे कितने अमाउंट में। चलो, तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। किधर एंट्री मारते हैं? टुवर्ड फराडे लॉ। तो हियर वी गो। फराडे लॉ, जिसमें फराडे का फर्स्ट लॉ, पहले आप देखिए फराडे का फर्स्ट लॉ। देखो, थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर लिखना चाहो तो बोलोगे तो लिखा दूंगा, बट इतना कोई जरूरत होता नहीं है, तो डायरेक्टली समझो कि फराडे ने क्या बोला था। फराडे का पहला नियम ये कहता है कि जितना भी वेट होगा, वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, क्या बोला मैंने? फिर से लिखता हूं, समझना ध्यान से। वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, जिसे मैं शॉर्ट में WT लिख रहा हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन। किधर, किस पे चार्ज फ्लोन? चार्ज फ्लोन टू डी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड। अरे भैया, फराडे का सिंपल सा लॉ है। उन्होंने क्या बोला कि भैया आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बना रहे हो, बट क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट देते हो, तो अगर सोचो कि मैं यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो इस बैटरी के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी मतलब चार्ज का फ्लो होगा। सिंपल सी बात है ना भैया, सिंपल सी बात है, सोच के देखो। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी से क्या हुआ होगा? बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकला होगा और ये इकट्ठा हो गया होगा एनोड पे। सिमिलरली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकला होगा और इकट्ठा हो गया कैथोड पे। तो सिंपली फराडे ने क्या बोला कि भैया वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने WT बोला, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड। मतलब जितना ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी आप लगाओगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट एज अ आउटपुट मिलेगा। अरे भैया, तो बड़ी अच्छी चीज बता दी। तो पहला लॉ बड़ी सिंपल सा लॉ है। तो फराडे का फर्स्ट लॉ सिंपली क्या कहता है कि वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन, और चार्ज को क्यू से लिखते हैं। तो ये है सिंपल सा फराडे का फर्स्ट लॉ। अब आप कहोगे कि सर बस फराडे का फर्स्ट लॉ खत्म? नहीं, अब ये तो सिंपल सा लॉ है। फराडे का लॉ तो यही कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना चार्ज बढ़ाओगे भैया, उतना वेट आपका प्रोडक्ट का मिलेगा आपको एज अ आउटपुट। तो ये तो उनका स्टेटमेंट था। बट भैया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। अब सोच के देखो भैया, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहीं होता है, तो हमने इंसियंट टाइम में, है ना, हिस्ट्री में, ठीक है, आज से 2000 साल पहले हमने ये चीज सीखी है कि अगर कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, तो भैया अगर उसको इक्वल टू में मैथमेटिकल फॉर्मूले में बदलना है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पढ़ा है कि नहीं? अरे जब जब सोच के देखो, जब 2000 साल पहले तुम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे,
अरे गधेड़ो, सबको तो पता होगा ना कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया उसको फॉर्मूले बदलने के लिए कौन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि अब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। लॉ तो हम समझ गए सर, ठीक है, लॉ ने बताया कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, पर फॉर्मूला चाहिए। तो सोचो, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू बदलूंगा तो आई गेट एज अ कांस्टेंट z इनटू q। दिस इज द मेन व्हाट द मेन डेफिनेशन फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें सवाल z है, z इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट इसे डिफाइन करते हैं कैसे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। हाँ, कितना भारी भरकम नाम। Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं Z को? Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सो ये एक फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ के लिए, ठीक है। अब सम अदर फॉर्म्स ये भी देखो, जो कि इंपॉर्टेंट यही है भैया। एक फॉर्मूला डायरेक्टली हमें ये तो पता चल गया कि WT दैट इज वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू Z इनटू Q, जहां Z इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब सम अदर फॉर्मूलाज। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां से शुरू होगा क्या। अब आओ सब निचोड़ लेते हैं किसका। अच्छा भैया, वेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। अच्छा भैया, हमने फिर से मैं रिपीट करता हूं, बचपन में जब 2000 साल पहले आप पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि भैया जो करंट होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। तो क्या मैं Q को I इंटू टी भी लिख सकता हूं? तो भैया एक फॉर्मूला तो हमारे पास था, बट क्या इसी फॉर्मूले को वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी, तो भैया एक और फॉर्मूला मिल गया। अब देखते जाओ, तुम देखते जाओ, बस मैं भरमार लगा दूंगा तुम्हारे सामने। तो एक फॉर्मूला तो भैया हमारे पास था ही, दैट इज डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। उसको एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। हैं बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो Z है ना भैया, इसको इतना आसान ना समझना। ये Z जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, भैया इसको निकालने का भी एक अलग से फॉर्मूला है। अरे रे रे रे, इसीलिए फैराडे लॉ भैया कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। वो सिंगल स्टेटमेंट तो दिया, बट उसके और अदर तरीके से फॉर्म है। वो सारे फॉर्म में तुम्हें लिखा रहा हूं क्यों, क्योंकि भैया एग्जामिनर का दिमाग सटका तो कोई भी फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल सर। अब ये Z को क्या कहते हैं भैया? ये Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। हाँ ठीक है सर, बरोबर सर, बरोबर, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये Z को डिफाइन किया जाता है भैया, Z को निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट। अरे सर क्या आ रहा है ये, इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज ऑन वन फराडे, मतलब डिवाइड बाई एफ। इक्विवेलेंट वेट को 1F से डिवाइड कर दो। 1F मैं तुमको बता चुका हूं भैया, 1F की वैल्यू कितनी होती है, पता है कि नहीं सबको? 1F की वैल्यू कूलम में होती है 96500 कूलम। इसको 1 फैराड कहते हैं, बस ये चार्ज की दूसरी यूनिट है। तो Z निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट वेट अपॉन F कर दोगे तो Z निकल जाएगा। तो भैया Z का एक फॉर्मूला तो यहां है। तो एक फॉर्मूला ऊपर क्या बन सकता है कि डब्ल्यू टी इक्वल्स टू, अगेन जहां Z है भैया वहां आप क्या पुट कर दो, इक्विवेलेंट वेट। तो इसको शॉर्ट को मैं EQ लिख देता हूं, ठीक है, EQT लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे इंटू आई इंटू टी। लो तीसरा फार्मूला, तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें कितने फार्मूले देता हूँ। लो तीसरा फार्मूला, तुम बस देखते जाओ, पागल हो जाओगे, कहोगे सर बस करो, बस करो। तो एक फार्मूला डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, दूसरा फार्मूला डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, पूरा निचोड़। तीसरा फार्मूला भैया अगर जेड अलग से हमें निकालना पड़ जाए और फिर पुट करना पड़ जाए तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज डब्ल्यू टी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अगर दिया हो तो आप एफ से डिवाइड कर देंगे। एफ सिंपली कहने का मतलब 1F, वन लिख नहीं रहा हूं, बट 1F, और 1F की वैल्यू मैं तुम्हें बता दी, दैट इज इन कूलम्ब, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500। बिल्कुल सर। आज से 1 फराडे याद रखोगे, 96500 कूलम्ब, चार्ज की दूसरी यूनिट है फराडे। सिंपल। अच्छा, अब एक और मजेदार बात क्या, अब भैया कई बच्चों के दिमाग में ये खल रहा होगा क्या, भैया ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, नहीं समझ आ रहा। इक्विवेलेंट वेट बोल तो दिए, मान लो अगर इक्विवेलेंट वेट ना दिया हो, नॉर्मल वेट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, ये जो इक्विवेलेंट वेट है, समझिए थोड़ा ध्यान से। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको, इधर नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, 3 फॉर्मूले इधर हैं, रहने दो इधर, आ जाओ। भैया अगर मैं ये इक्विवेलेंट वेट की बात करूं, ठीक है,
तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। अरे क्या बात कर रहे हो सर। तो सिंपली ई क्यू, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, जो पीछे कैसे लिखा है ऐसे, ई क्यू टी। इक्विवेलेंट वेट को मैं इक्विटी लिख रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट होता है भैया एटॉमिक मास, या फिर सिंपली एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक वेट कह लो, एक ही चीज है। एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। अरे भैया, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ले, अब देखो, अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाना शुरू होगा, बट क्योंकि मैं हूं तो चिंता क्यों करते हो भैया। एन फैक्टर मतलब अगर कहीं इक्विवेलेंट ना दिया हो, कहीं क्वेश्चन में एग्जामिनर का और दिमाग फिरा, उसने बोला कि भैया बच्चों से तो सब कुछ कैलकुलेट कराएंगे, इस बार मॉलिक्यूलर वेट देंगे या फिर मॉलिक्यूलर मास देंगे या फिर सिंपली एटम का मास दे देंगे या फिर एटॉमिक वेट दे देंगे। अब निकालो पहले इक्विवेलेंट वेट, किससे, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है, अब जो बच्चे ढंग से 11 12 पढ़े होते हैं वो तो समझ जाते हैं सर कि एन फैक्टर क्या है। बट क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तुम लोग के रग रग से वाकिफ हूं, मैं अच्छे से वाकिफ हूं, किसी को नहीं पता होगा एन फैक्टर क्या होता है। तो भैया इक्विवेलेंट वेट का भी निकालने का फॉर्मूला आ गया, दैट इज एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो भैया अब इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अरे भैया क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, ये लिख सकते हो क्या, एटॉमिक मास स्लैश मॉलिक्यूलर मास, दोनों हो सकता है इसलिए स्लैश लिख रहा हूं, अपॉन एन फैक्टर। अब सोचो, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आ गया, ये पूरा टर्म, और नीचे इंटू एफ भी तो है, तो इंटू एफ, ऊपर इंटू क्या है, आई इंटू टी। और भैया ये लो चौथा फार्मूला। चार फार्मूले मैंने तुम्हें अभी बैठे बैठे दे दिए, यहीं पे, यहीं पे बैठे बैठे दे दिए तुम्हें। देखो किसके, फराडे फर्स्ट लगे। तुम्हें क्या लगता है फराडे फर्स्ट ला बस यूं आया, डब्ल्यू डब्ल्यू फर्स्ट टू क्यू और यूं चले जाएगा। पहला फार्मूला डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इनटू क्यू, दूसरा फार्मूला डब्ल्यू टी इक्वल्स टू जेड इनटू आई इनटू टी, तीसरा फार्मूला डब्ल्यू टी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे इनटू आई इनटू टी, और चौथा फार्मूला भैया अगर इक्विवेलेंट वेट भी हमसे निकलवा दे तो हम क्या करेंगे भैया, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू एफ इनटू आई इनटू टी। थोड़ा सांस लो, मैं भी लेता हूं, और हौले से बताओ, आराम से बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। धैर्य रखो, चिंता ना करो। अब सबसे बड़ी चीज खलेगी, एन फैक्टर क्या है सर, देखो अभी आ ही गया, वैसे तो अभी एन लिखा है, अभी और पूछेगा भैया एन फैक्टर कैसे निकालें, बता दो प्लीज। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं तुम्हें दे दूं एक एलिमेंट या फिर कोई दे दूं, सॉल्ट दे दूं या कोई एसिड दे दूं, फिर एन फैक्टर तुम निकाल निकाल ही ना पाओ। पहले ये बताओ कि क्या ये तीनों फॉर्म क्लियर हुए। अभी मैं वो उसी पे चल रहा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं मुझे तुम्हें पता है ना, मुझे पता है कि तुम्हारा 98 99% डाउट क्या होगा। तो अभी तुम फिलहाल ये बताओ कि भैया चारों फॉर्म पहले क्लियर हो गए, समझाओ, ये बताओ, और उसके बाद मैं तुम्हें लेके चलता हूँ टुवर्ड एन फैक्टर कि भैया एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। बोलो अभी यहां तक क्लियर है, फटाफट से, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी बताओ। क्या ये चारों फॉर्म अभी क्लियर हुए, बस इतना बताओ अभी, एन फैक्टर बता दूंगा अभी समझ जाओगे, फटाफट से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखो, बोलो बोलो फटाफट से, क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो मजे की बात, क्या मजे की बात, भैया हेडिंग डालो पहले, आओ भैया, तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हें एन फैक्टर सिखाना ही पड़ेगा। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं देखो, बताता नहीं है कोई एन फैक्टर इस टाइम पे, क्योंकि 12th की है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऊपर से इंजीनियरिंग की तैयारी, 11 12 दो बार पढ़ लिए, तीसरी बार पढ़ रहे हो हैं, फिर भी एन फैक्टर नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो कभी भी एन फैक्टर निकालने के लिए दो ही चीजें आप चेक कीजिएगा, आपके मेजरली आपके सिलेबस में दो चीजें होती हैं। पहला, या तो आपसे एसिड के लिए एन फैक्टर निकलवाएगा, एसिड जैसे, जैसे सर मान लो H2SO4 दे दिया उसने, या फिर बोल दिया HCl, ठीक है, या फिर उसने बोल दिया H3PO3 या H3PO4, इस टाइप के, इसको एसिड कहते हैं, ठीक है, या फिर CH3COOH, इस टाइप को कहते हैं एसिड्स। तो या तो एन फैक्टर एसिड के लिए निकाला जाता है, या फिर एन फैक्टर आपका सॉल्ट्स के लिए निकाला जाता है। अब आपके सिलेबस में मेजरली यही दो चीजें से पूछता है, या तो आपको एसिड दे देगा या फिर दे देगा आपको सॉल्ट। सॉल्ट जैसे क्या भैया, सॉल्ट जैसे NaCl, या फिर सॉल्ट दे देगा MgCl2, है ना, या फिर मान लो कभी दे दिया Al3SO4, ऐसा भी कुछ दे दिया, है ना, होल ट्वाइस इस टाइप का दे दिया कुछ, या फिर
उसने दे दिया FeCl3, ये भी एक सॉल्ट है। सिंपली जस्ट फॉर अ रैंडम एग्जांपल मैं तुम्हें सॉल्ट का बता रहा हूँ, इस टाइप के सॉल्ट वो दे सकता है। अच्छा ये भी दे सकता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। तो भैया या तो वो एसिड के लिए आपसे इन्फेक्टर निकलवाएगा या फिर वो सॉल्ट के लिए आपसे इन्फेक्टर निकलवाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रख लो, जितने भी एसिड हैं, एसिड के लिए कभी भी एन फैक्टर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। बस सिंपली इस पूरे एसिड में आपको नंबर ऑफ H प्लस आयंस को चेक करना है। किसको चेक करना है? अरे रे, Al2SO4 होल थ्राइस होता है ना, Al2SO4 होल थ्राइस ऐसे होता है, ठीक है। चलो अब चेक करो, एन फैक्टर मैंने क्या बोला कि जितने भी एसिड आप दिखेंगे आंख बंद करके सिर्फ आपको एन फैक्टर निकालने के लिए क्या चेक करना है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे एग्जांपल भैया समझाओ, जैसे पहला एग्जांपल ले लो H2SO4। अब सोचो इस H2SO4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं किस में ब्रेक कर सकता हूं? भैया 2H प्लस में ब्रेक कर सकता हूं और SO4 2 माइनस में ब्रेक कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। डिसोसिएट करने तो आता है भैया, एसिड कैसे बनता है, H प्लस आयन। अरे भैया एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? एसिड की प्रॉपर्टी ही है कि उसके अंदर H प्लस आयन होगा। और कहीं भी अगर हमको एसिड का एन फैक्टर हमसे पूछे तो हमें सिंपली एन फैक्टर किसके बराबर कर देना है, नंबर ऑफ H प्लस आयन काउंट कर लो। अब सोचो अगर मैं H2SO4 को तोड़ा तो मुझे क्या मिला प्रोडक्ट में भैया, 2H प्लस और साथ में SO4 2 माइनस। अब मैंने बोला कि SO4 2 माइनस हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि एन फैक्टर सीधा होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब तुम खुद सोच के बताओ, झूठ मत बोलना कौवा काटेगा, बताओ कितने H प्लस आयन दिख रहे हैं? भैया H प्लस आयन तो एक है बट आगे 2 लगा है, इसका मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना हो गया? कितने H प्लस आयन है भैया, आगे 2 लगा है मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन हो गए 2। और यही एन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि ऊपर मैंने लिखा एन फैक्टर इक्वल्स नंबर ऑफ H प्लस आयंस। मतलब H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। कितना सिंपल है भैया, कितना ही सिंपल है। अच्छा एग्जाम्पल ले लो दूसरा, भैया HCl। अच्छा HL कैसे तोड़ सकते हो? भैया H प्लस में तोड़ सकते हो, Cl माइनस में चेक कर सकते हो। अब चेक करो भैया एक ही H प्लस दिख रहा है, मतलब HCl का एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इट्स सो सिंपल। क्या ही है बताओ, कुछ है क्या? कुछ है क्या? मतलब आज से भैया कोई भी एसिड दे दे, आंख बंद करके सिर्फ क्या चेक करेंगे, H प्लस आयंस। जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन एसिड के लिए उतना एन फैक्टर। अच्छा एक और मजेदार बात, अच्छा भैया ये जरा CH3COOH बताओ ना, इसको कैसे तोड़े? तो भैया बस आपको अगर तोड़ने आता है तो खेल खत्म। अच्छा CH3COOH को कैसे तोड़ सकते हो, सोचो। टूटता है ना, ये CH3COO और H प्लस में टूटता है। कितने H प्लस दिख रहे हैं? झूठ बोलोगे कौवा काटेगा। अरे क्या हुआ, लैग क्यों कर रहा है भैया? एक सेकंड, हाँ बताओ कितने H प्लस दिख रहे हैं? एक सेकंड भैया, एक H प्लस दिख रहा है, मतलब CH3COOH का एन फैक्टर एक है। अरे भैया हाइड्रोजन काउंट करने मत लगना, ठीक है, एन फैक्टर मतलब H प्लस आयन। 4। देखो पकड़ा गया, इसलिए कहा जाता है तुम अपना दिमाग लगाने लगते हो। भैया हाइड्रोजन काउंट करने के लिए नहीं बोला है, H प्लस आयन काउंट करने के लिए बोला है। तो तुम अपना लगे दिमाग लगाने, मुझे पता था। मुझे मुझे पता था, इसलिए मैं एग्जांपल लिया था। अरे भैया जितना बताया जाए सिर्फ उतना लगाओ, अपना दिमाग ना लगाओ, ठीक है। पकड़े गए। अच्छा अब सॉल्ट पे आते हैं भैया, ये तो रही एसिड की बात। अगर कहीं सॉल्ट दिया हो तो भैया सॉल्ट के लिए कैसे निकलेगा? तो सॉल्ट के लिए क्या चेक करना है? सॉल्ट के लिए सिंपली चेक करना है केटायन का चार्ज। ओ, द चार्ज ऑन केटायन इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। चार्ज ऑन केटायन इज इक्वल टू द एन फैक्टर। किसके लिए? सभी सॉल्ट के लिए। जैसे एग्जांपल लो बच्चा, MgCl2, इसको कैसे तोड़ सकते हो? भैया Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। अब केटायन कौन है भैया? केटायन पॉजिटिव चार्ज वाला। भैया कितना चार्ज दिख रहा है? +2, मतलब चार्ज ऑन
केटायन आपको कितना दिख रहा है? सोचो, mg के ऊपर, mg के मत्थे पे चेक करो, मत्थे पे +2 दिख रहा है, इसका मतलब चार्ज है 2, इसका मतलब n फैक्टर भी हो गया 2, तो MgCl का n फैक्टर कितना हुआ? 2। कुछ है क्या? कुछ है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं है तो भैया NaCl का बता दो एक बार। अगर कुछ नहीं है तो NaCl का बता दो ना। तो भैया NaCl को तोड़ दो, Na प्लस Cl माइनस, भैया चेक कर लो, एक, मतलब n फैक्टर NaCl का कितना हो गया? एक। कुछ है क्या? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, भैया FeCl3 का ही बता दो। तो भैया FeCl3 को कैसे तोड़ोगे? Fe प्लस 3 और 3Cl माइनस, भैया Fe प्लस 3 में कितना दिख रहा है चार्ज? भैया केटाइन का चार्ज +3, मतलब n फैक्टर कितना हो गया? 3। कुछ है क्या? कुछ है क्या? कितना सिंपल निकाल लोगे? हेलो, अरे बोलो भाई। क्लियर है? आओ फटाफट से। क्लियर है? हुआ क्लियर कि नहीं? ठीक है सर, समझ गए सर। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन भैया कोई देता नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते वक्त, मैं दिया। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर शब्द देखते ही तुम लोग कांपने लगे होगे, अरे सर ये क्या आ गया, अरे सर वो पाप है 11-12 के जो हमने पूरे नहीं किए अभी, उसकी सजा हम आज काट रहे हैं। चिंता ना करो, मैं काटने दूंगा, मैं इसलिए तो हूं यहाँ। इस सब कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक जगह दिया जाएगा। कोर्स खरीदे हो इसका मतलब क्या है कि भैया जो गलतियां वहां हुई उसको आप दूर करो, अब अवॉइड करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो वो काम सीखेंगे, फिर आप उस चीज को याद रखेंगे, तो आप समझ गए। इन फैक्टर निकाल लोगे क्या? बोलो बच्चा। हम्म, निकाल लोगे? अच्छा, या वेरी गुड। अच्छा अगर निकाल लोगे तो जरा मुझे बताओ, Al2SO4 3 होल थ्राइस का बताओ एन फैक्टर कितना होगा? बताओ फटाफट से, एन फैक्टर कितना होगा? Al2SO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर बताइए। Calculate the n factor of Al2SO4 whole thrice. Al2SO4 whole thrice. Calculate the n factor of Al2SO4 whole thrice. फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। समय नहीं लगना चाहिए। वासिद ने बोला या। अच्छा चलो अभी 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 देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चंद चेक हो जाएगा 2। चलो वेरी गुड। और फैसल तुम्हारा आंसर? अरे मैं वेट कर रहा हूँ यार, फैसल तुम तो क्लास आते हो, फटाफट से टेल मी क्विकली, व्हाट इज द n factor of Al2SO4 whole thrice? वासिद जितना नंबर लिखे हो, ठीक है, दोनों गाल पे दो दो बार उतने थप्पड़ मारो पहले अपने आप को, फटाफट से क्विकली। ऐसा ना समझना कि मैं देख नहीं रहा हूं, ठीक है? अपने हाथ उठाओ और ऐसे चट चट करके दोनों गाल में दो दो थप्पड़ मारो। जितना नंबर लिखे हो उतना नंबर, 2 लिखे हो ना तो 2 बार मारो। हम्म, मतलब कुछ नहीं, बस सीधा देखा फिर से वही काम कर रहे हो। हम्म, चलो मैं समझाता हूँ। गधो, जो 2 सोच रहा है, जो 4 सोच रहा है, जो 1 सोच रहा है, सब लोग, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी जो रिकॉर्डिंग एक्सेस करते हैं, वो सब भी थप्पड़ मारो। अरे गधेड़ो, Al2SO4 को जब तुम तोड़ोगे तो आपको पता है कि एल्युमिनियम 3 प्लस में होता है और SO4 2 माइनस में होता है, तो एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। बट यहां अगर बहुत सारे महानुभाव सिर्फ एक एल्युमिनियम को देख के बोल देंगे हाँ हाँ सर एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3। भैया वो एक बार और थप्पड़ मारो अपने आप को, फिर से मारो। अगर झांसे में आ गए और एग्जामिनर फंसा देता है, अगर झांसे में आ गए और एन फैक्टर Al2SO4 होल थ्राइस का 3 भी लिख के आए तो भी गलत है। क्यों? अरे गधेड़ो, अगर एक एल का +3 है तो इसमें कितने एल हैं, कितने एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम, तो भैया एक एल्युमिनियम का +3, तो 2 एल्युमिनियम का +3 इंटू 2 +6 नहीं हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज के टाइम पे कितना है? +6। तो एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 6। समझे कि नहीं? अरे बबुआ,
अरे बउआ समझेगी नहीं कि भैया n फैक्टर 6 कैसे हुआ। हम्म। तो जितने 1 वाले थे, 2 वाले थे, 3 वाले थे, 4 वाले थे, 5 वाले थे, सब थप्पड़ मारो अपने आप को, सब। जितनी बार नंबर लिखे उतनी बार थप्पड़ मारो। Al2SO4 होल थ्राइस का n फैक्टर 6 होता है, 6। समझे? मुझे पता था, और मुझे पता था और इसलिए एग्जांपल में Al2SO4 होल थ्राइस लिखा था, जानबूझ के। भैया मुझे सब पता है, मैं तो कह ही रहा हूँ तुमसे। पढ़ा रहा हूँ 3 4 5 सालों से अपनी लाइफ में। 3 4 साल तो मैंने ऐसे बैचेज में पढ़ा है, 1 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। सब कुछ पता है तुम लोग के बारे में, ठीक है? कहाँ फंस सकते हो कहाँ नहीं, ठीक है? इसलिए तुम्हें वो चीज़ दी जाती है। अब समझ गए कि नहीं बताओ? चलो, अब एन फैक्टर क्लियर हुआ तो बताओ, क्या ये चारों फार्मूले के फॉर्म क्लियर हुए तुम्हारे? क्या ये चारों फार्मूले के फॉर्म क्लियर हुए? यस सर, एटॉमिक मास स्लैश मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू एफ इनटू आई इनटू टी, चार फॉर्म क्लियर हो गए कि नहीं? फटाफट से बताओ, बताओ। क्लियर हुए? अब क्लियर हुए तो भैया अभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है फ्राइडे फर्स्ट लॉ खत्म हो गया? नहीं हुआ बच्चा। अब थोड़ा अपने दिमाग को खोलो, और एक और फॉर्म है जिससे अक्सर सवाल और मेजर सवाल यही से पूछा जाता है, तो इसको तो तुम वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लो भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है फार्मूले का आपका, किसका? फैराडे लॉ का। अभी तक फार्मूला जो चौथा आया उसको उठाओ जरा मेरे साथ। तो चौथा क्या आया था भैया? चौथा आया क्या था ये बताओ पहले। चौथा क्या आया था भैया, सोचो। चौथा भैया हमारा आया था कि वेट इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट में एमएम लिख दे रहा हूं, या फिर मॉलिक्यूलर वेट कह लो शॉर्ट में, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एफ, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाई आई इंटू टी, ये था। अब जरा मेरे साथ सोचो कि क्या मैं अगर इस मॉलिक्यूलर वेट वाले टर्म को इधर डिवाइड में नीचे भेज दूं डब्ल्यू टी के, तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आप तो मैथ वाले हो, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो कर सकते हो, मैथ का रूल है। तो अगर मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कह दूं या फिर मॉलिक्यूलर मास कह दूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, तो ऊपर क्या बचेगा भैया? आई इंटू टी। नीचे बचेगा एन फैक्टर इंटू एफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल सी चीज, कुछ नहीं, बस फेर बदल की है मैथ के थ्रू। अब ये बताओ, कितनों बच्चों को ये चीज देख के चमक रही है कि भैया ये कुछ तो है भैया, ये कुछ तो है। अरे भैया ये नंबर ऑफ मोल्स है। अरे भैया गिवन मास या फिर सिंपली कह लो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आय हाय हाय हाय, पढ़ा है सर, पढ़ा है सर। कहाँ पढ़ा है? अरे भैया मोल कॉन्सेप्ट याद रखो, मतलब ये तो नंबर ऑफ मोल्स बन गया। आई ला, मतलब इसको एन कर सकते हो, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो इनटू आई इंटू टी अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ। अरे भैया ये कुछ तो बन रहा है, कुछ तो पक रहा है, कुछ तो बन रहा है, बिल्कुल। अब अगर मैं इस एन फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? नहीं होनी चाहिए भैया, मैथ है। यानी n इंटू एन फैक्टर, वो कितना आया? फाइनल फॉर्मूला अब मैं ये आखिरी लाइन में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, दैट इज n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ। भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना स्टार मार्क करना है कर लो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, और चाहे वो एमयू ट्रिपल हो। भैया इस फॉर्मूले का यूज अगर फराडे लॉ से क्वेश्चन आया तो जरूर होगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार फॉर्म कराए वो ऐसे ही है, वो चार फॉर्म कराए वो ऐसे ही है, ना 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 ना, ऐसे नहीं है। बट इसमें से इंपॉर्टेंट ये है, जहां अगेन कंफ्यूज ना होइएगा, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, और एन फैक्टर क्या है आप समझ गए होंगे। तो सिंपली एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, और आपको पता है एफ की वैल्यू, या सिंपली का है 1 एफ की वैल्यू, दैट इज 96500 कूलॉम। अब तुम देख रहे हो फराडे के फर्स्ट लॉ पे इतना डिटेल कोई देता है क्या? मैंने तुम्हें 5 तरीके दे दिए। ये मेरा है, ये मेरा अपना फंडा है, ठीक है? ये मेरा अपना निचोड़ है, जो मैं सीखा अपने प्रिपरेशन के वक्त, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने चीजें ढूंढी, वो है मेरा सिंप्लीफिकेशन है। मैंने तुम्हें 5 तरीके दे दिए। पूछो एग्जामिनर कहां से पूछोगे? मैंने तुम्हें 5 तरीके, मतलब पूरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पूरा निचोड़ फराडे के फर्स्ट लॉ में है आपके।
और वो क्या है भैया, एक फॉर्म W इक्वल्स टू Z इंटू Q, दूसरा फॉर्म W इक्वल्स Z इंटू I इंटू T, तीसरा फॉर्म WT इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे इंटू I इंटू T। भैया चौथा फॉर्म अगर पूछे तो भी निकाल देंगे भैया, इक्विवेलेंट अलग से निकालेंगे तो चौथा फॉर्म क्या होगा, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। और भैया द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, n फैक्टर सीखने के बाद हमने एक और फॉर्म देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज n which denoting number of moles here, तो n into n factor equals to I into T upon F। क्लैरिटी बनी कि नहीं है बताओ, कंटेंट का लेवल देखो पहले तुम, फुल पैसा वसूल है ना जी। फराडे लॉ पे डिटेल लेक्चर मैंने लिया तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर? दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट फराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की हो गई समाप्ति। अब सेकंड लॉ तो कुछ है ही नहीं, अरे भैया फर्स्ट लॉ पढ़ लिया ना, यही मेन था। सेकंड लॉ तो कुछ है ही नहीं, आओ सेकंड लॉ भी इधर ही निपटा लो कोने में, एक लाइन में सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा। सेकंड लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप कैथोड, अच्छा कितने इलेक्ट्रोड थे भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड थे, तो बड़ी सिंपल सी बात सेकंड लॉ कहता है, क्या सेकंड लॉ कहता है भैया, फराडे का सेकंड लॉ, इसको आप मेंशन कर लो यहां ऊपर, फराडे का सेकंड लॉ, बस एक रेशियो आपको याद रखना है, बस इतना ही है फराडे का सेकंड लॉ। बेफालतू का फोकस नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। इन डिटेल कंटेंट आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। फराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है भैया, क्या दोनों इलेक्ट्रोड का अगर आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ले लेते हो, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, क्या बोला, फराडे का सेकंड लॉ क्या बोला कि भैया दोनों इलेक्ट्रोड का वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब जब भी आप इंडिविजुअली, एक बार कैथोड के लिए और एक बार एनोड के लिए, सिंपली जब आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो कहते हो, मतलब मान लो मैं एनोड के लिखता हूं पहले, फॉर एनोड वेट कहता हूं W1, इक्विवेलेंट वेट कहता हूं E1, तो दिस इज कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा फॉर कैथोड भी सेम चीज होगा, मैंने क्या बोला कि दोनों इलेक्ट्रोड के लिए जब भी आप वेट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट करोगे, तो इसको मैं W2 कह देता हूं, इसको E2 कहता हूं, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 2। अब मैथ के थ्रू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2, और भैया इसी को कहते हैं फराडे का सेकंड लॉ। खत्म हो गया, लो यही है फराडे का सेकंड लॉ, सिंपल। वेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ एनोड, दोनों बराबर होंगे आपस में। क्लियर है? अच्छा इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, तो चाहे आप ऐसे याद रख लो, चाहे बहुत सारी बुक में ऐसे होता है। इसी को कहते हैं फराडे का सेकंड लॉ। कुछ था क्या, अरे सेकंड लॉ तो सबसे सिंपल था, बस वेट अपॉन इक्विवेलेंट का रेशियो ले लो, दोनों का सेम रहेगा, कैथोड के लिए सेम, एनोड के लिए सेम, दोनों बराबर कर दो, इक्वेट कर दो, फराडे का सेकंड लॉ खत्म। खत्म हुआ कि नहीं बताओ? अरे क्लियर है? इससे सिंपल क्या ही, कैसे इससे सिंपल समझा सकता हूं बताओ? क्लियर है बच्चा, बोलो बच्चा, क्लियर है? तो यहां आपकी समाप्ति हो गई फराडे के लॉ की, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस निपट चुका आपका। अब भैया एज यूजुअल हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चनवा भी करते हैं ना, तो भैया क्वेश्चनवा कराइए ना, तो करा दिया जाए, क्या कहते हो, करा दिया जाए, सिखा दिया जाए कि यस सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सवाल आएंगे, करा दिया जाए क्या, बोलो बोलो, करा दिया जाए, थोड़ा मजा दिला दिया जाए तुम्हें, या ओके, चलो भाई आओ फिर, ले लो मजा। क्वेश्चन नोट करो भैया, क्वेश्चन नोट करो भैया। क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मच, है पहला ही क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, देखो भैया इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दिया, इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फराडे, इन टर्म्स ऑफ फराडे
टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम electrolysis of molten CaCl2। वाह, बढ़िया सवाल पूछा। कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी अगर हमको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट में 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए, तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी पड़ेगी। वाह। अब ये देखो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ फराडे। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फराडे बोले, इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग में एक चीज हिट करनी चाहिए, एक बात हिट करनी चाहिए, और वो ये है कि सर यहाँ वो चार्ज पूछ रहा है। बहुत बच्चे इसे करंट समझ लेंगे, कोई बात नहीं, आप करंट भी निकाल सकते हो, बट यहां स्पेसिफिकली उसने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फराडे, और फराडे चार्ज की यूनिट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बताइए इन टर्म ऑफ चार्ज, तो सिंपली आप यहां क्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है क्यू, इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझिएगा, यहां क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है क्यू पूछ रहा है वो। तो कितना चार्ज सिंपली हमें पास करना पड़ेगा, कितना चार्ज फ्लोन करना पड़ेगा ताकि हमें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मिले, अगर हमारा सोल्यूशन हो मोल्टेन CaCl2 का। हाय हाय हाय, कितना बढ़िया सवाल। अब अच्छा भैया, हमने तो खूब सारे फार्मूले पढ़े, अब समझ लो, भैया जब भी सीधा चार्ज पूछे हमसे, जब भी सीधा चार्ज पूछे हमके, तो हमने एक बड़ी सिंपल फार्मूला आखिरी में पढ़ा, और मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होगा। तो दैट इज n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू एफ। चार्ज इंटू एफ कहने का मतलब क्या है भैया, इस I इंटू टी को मैं Q कह सकता हूं ना, तो इसको आप Q अपॉन एफ भी लिख सकते हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भैया। अब हमें क्यू चाहिए, सोचो, एफ की वैल्यू हमें पता होती है सर, लेकिन हमें एफ की वैल्यू रखनी नहीं है, इन टर्म ऑफ फराडे इन टर्म ऑफ फराडे ही लानी है। आंसर क्या बोला है, इन टर्म ऑफ फराडे, तो आप एफ को एफ ही रहने दो। वैसे हमें वैल्यू पता है, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, 1F, या फिर सिंपली एफ जहां लिखा हो उसकी जगह आप कूलम में अगर निकालना हो तो 9c/00 पुट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, सर एन फैक्टर कहीं पता चल पाएगा क्या। तो भैया मोल्टेन CaCl2 है, अरे सर सॉल्ट, CaCl2 क्या है, सॉल्ट है, और हमें इसका एन फैक्टर निकालने आता है, कैसे भैया, CaCl2 को जरा तोड़ के देखो, तो भैया ये Ca2+ में और ये 2Cl- में, और सॉल्ट के लिए क्या चेक करते हैं, केटायन, भैया केटायन है Ca+2, चार्ज कितना है +2, यानी एन फैक्टर कितना हो गया 2। भैया एन फैक्टर भी पता चल गया, भैया एन फैक्टर भी पता चल गया, कितना हुआ। देखो इस सवाल को कैसे 3 लाइन में अप्रोच करते हैं मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखो हमें क्यू चाहिए, हमें एफ का टर्म में लेना है, तो एफ को एफ ही रखेंगे, एन फैक्टर हमें 2 मिल गया। क्या कहीं से हम एन निकाल सकते हैं क्या, सोचो, क्या हम कहीं से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है सर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास। भैया कहीं मास गिवन है क्या, अरे 20 ग्राम दिया तो है, तो 20 ग्राम रख दो ना भैया गिवन मास की जगह। और मोलर मास किसका 20 ग्राम, कैल्शियम का, और कैल्शियम का, एक कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, अरे 40 होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी निकल गया, दैट इज 1/2। मतलब सिंपली इस n की जगह पुट करो 1/2 और चार्ज निकालो, तो भैया 1/2 इंटू एन फैक्टर आया 2, और q हमें निकालना है, और इन टर्म ऑफ फराडे चाहिए, तो f को f ही रखेंगे। इसका मतलब 2 से 2 कट गया, तो भैया चार्ज जो आया वो फराडे के बराबर आया, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि 1 फराडे का चार्ज लगेगा आपको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए। कितना सिंपल सवाल था, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1F। बताओ क्या करना था, बोलो मजा आएगी नहीं, मजा आया तो बोलो मजा आ गया सर। अरे सर कुछ नहीं सर, कुछ करना ही नहीं है सर, एक लाइन में इसका आंसर आप दे सकते थे अगर आपका दिमाग तेज चलता तो, बट कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, तो आप सीख रहे हो, मेरे साथ सीख रहे हो, सीखो, सीखो बच्चा सीखो, सीखो। क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, है क्लियर, निचोड़ है भैया निचोड़, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो किसी और से नहीं। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने काफिले को आगे बढ़ाएं हम। सवाल है
हाउ मच करंट, इस बार देखो करंट डायरेक्टली पूछ दिया तो इस बार हम आई निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। हाउ मच करंट शुड पास्ड इन molten MgCl2 for 200 seconds टू डिपॉजिट। देखो इस टाइप के सवाल पूछता है, देख लो फराडे लॉ से कैसे सवाल आते हैं। टू डिपॉजिट 4.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम Mg, ये Mg है। अरे भैया MgCl2 है तो Mg ही तो निकलेगा, तो सिंपली इसको Mg लिख लो शॉर्ट में। मेटल। चलो भैया अप्रोच करो इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो साफ साफ को दिख रहा है, भैया हमसे आई पूछा है, मास दे दिया, और टाइम भी दे दिया, भैया ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो आपको सबको पता चल गया होगा कि भैया एक ही तो पॉपुलर फॉर्मूला आपने बताया है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, सबको इग्नोर मत मारना, बट पॉपुलर अभी ये है क्योंकि जरूरत के हिसाब से यही यूज करेंगे। तो भैया हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा हाउ मच करंट। अरे लाला इस बार करंट की वैल्यू निकालनी है, टाइम उसने दे दिया, एफ आपको पता है, एन फैक्टर आप देख के निकाल सकते हो, और एन क्या है लाला, एन है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे भैया तो पहले एन का खेल खत्म करो, एन है गिवन मास 4.2 और मोलर मास भैया MgCl2 का मोलर मास कैसे निकाल सकते हो। अच्छा उससे इंपॉर्टेंट चीज भैया, यहाँ कंफ्यूजन बच्चे क्या करेंगे कि मोलर मास में MgCl2 का पूरा मास ले लेंगे। ना 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 बच्चा, यहाँ 4.2 ग्राम ऑफ सिर्फ Mg बोला है, तो आप सिंपली सिर्फ Mg कंसिडर करोगे, तो Mg का मोलर मास 24 होता है लाला, 24। अब तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एन फैक्टर, तो MgCl2 का एन फैक्टर वैसे तो होता है 2, बट कोई बात नहीं, अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि भैया देखो MgCl2 को ब्रेक करके कैसे लिखोगे, भैया MgCl2 को ब्रेक करके Mg+2 और 2Cl माइनस लिख सकते हो। अब पकड़ो भाई केटायन, सॉल्ट है MgCl2 तो केटायन चेक करोगे, तो एन फैक्टर कितना निकला भैया, केटायन का चार्ज 2 है तो एन फैक्टर हो गया 2। तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2 इंटू 24, नंबर ऑफ मोल्स को ये लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर हो गया 2। भैया हमें आई चाहिए इनटू टाइम, टाइम 200 सेकंड तक पास किया जा रहा है करंट, और फराडे की वैल्यू भैया 96500, पूरा ब्रह्मांड पूरा इतिहास जानता है और हम भी जानते हैं। अब हमें आई चाहिए, करो भैया फेर बदल, ये 2 से इसको 12 टाइम काट दो, तो आई चाहिए तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपली दैट विल बी 4.2 अपॉन 12, और ये आपका 200 है तो ये नीचे आ जाएगा, 96500 ऊपर चले जाएगा, मतलब 96500 अपॉन 200। देखो ये भारी भरकम सा कैलकुलेशन, इसको सही से लिख दे रहा हूँ, करते जाओ फटाफट से सब लोग। तो सिंपली आई कितना होगा भैया, 4.2 अपॉन 12 इंटू 96500 अपॉन 200। अब खड़ा खट से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, अब बाकी मल्टीप्लीकेशन करो किसका भैया, 965 इंटू 4.2 अपॉन 24। अब आंसर बताओ धड़ल्ले से। अच्छा तुम लोग बहुत आलसी आदमी, अच्छा ये आंसर आएगा किस में, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तुम लोग आलसी आदमी तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फटाफट से। भैया 965 है इंटू 4.2 है, और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो भैया अब मुझे ये समथिंग समथिंग कितना दिख रहा है, 965, एक सेकेंड, 965 और 24 और 4.2, 965 इंटू 4.2 और डिवाइडेड बाई 24, भैया ये समथिंग समथिंग मुझे कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 168.875। तो सिंपली राउंड ऑफ कर लो, इसको कर लो 168.9। अच्छा अब जरा बच्चे मुझे बताएंगे, क्या बच्चे बताएंगे मुझे, बच्चे ये बताएंगे कि भैया यहाँ करंट लिखा है क्या, तो भैया यूनिट क्या लगाऊं, जरा बताओ तो जरा, भैया करंट लिखा है तो यूनिट क्या लगेगी, 168.9 के बाद यूनिट क्या लगेगी बच्चा, जरा बताना तो मेरे को, जरा बताना तो मेरे को, यूनिट क्या लगेगी, यूनिट क्या लगेगी बच्चा, एम्पियर। चलो भला इतना आता है,
तो सिंपल, आई की वैल्यू कितनी आ गई, कितना करंट फ्लो कराना पड़ेगा भैया, 168.9 एम्पियर। अरे बच्चा, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 168.9 एम्पियर का हमें करंट पास करना पड़ेगा, तब जाके 4.2 ग्राम ऑफ Mg मेटल हमें मिलेगा फ्रॉम MgCl2। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो आपको एक झलक मिल गई होगी कि यस सर, फराडे लॉ के प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्दर मोर जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो भैया उसमें तो हर तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की मजेदार क्लास की यही समाप्ति होती है। मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में।